Alaikum. So, in today's class, we will be starting a new chapter, and that chapter is money and banking. आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज ऑफ यूनिट 3. ओके, सो दिस चैप्टर इज बेसिकली अ थियोरेटिकल चैप्टर. ये एक थ्योरी वाला चैप्टर है. a 2 marker question, a 4 marker question can come from this chapter. सही है. चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज वी विल बी वाइंडिंग अप दिस चैप्टर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय टुडे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो बेसिकली इफ आई गो टूवर्ड्स द बैकग्राउंड, मैं थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ अगर चला जाऊं, तो मनी को टच करने से पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर एक सिस्टम फॉलो होता था, और उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम. व्हाट डिड आई टोल्ड यू? बिफोर आई गो ऑन टूवर्ड्स दिस मनी, आपको मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री देनी पड़ेगी. अबाउट व्हाट? अबाउट बार्टर सिस्टम. जब दुनिया में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो पैसे के इंट्रोड्यूस होने से पहले दुनिया में एक सिस्टम फॉलो करा जाता था, और उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम. क्या बोला सर? सर, जब दुनिया में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो पैसे के होने से पहले दुनिया में एक सिस्टम फॉलो होता था, और उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम. व्हाट इज मनी? मनी इज यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन पीपल. पैसा ट्रांजैक्शन की तौर पर लोग यूज करते हैं, लेकिन when the concept of money did not exist, people used to follow barter system. Now the question is, what is barter system? सर, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे. सर, व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? सर, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे. क्या बोला सर आपको? सर, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे. अब मसला ये था कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारे मसले मसाइल थे. बार्टर सिस्टम में देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में बहुत सारे मसले थे. जैसे कि बार्टर सिस्टम में पहला मसला ये था कि गुड्स को वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट था. व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू वैल्यू गुड्स? बिकॉज देयर वाज नो बेसिस फॉर वैल्यूएशन. सर, गुड्स को वैल्यू करना क्यों डिफिकल्ट था? बिकॉज देयर वाज नो बेसिस. आप एग्जाम्पल आपको ये देता हूं मैं. जैसे आज हम लोग वेट मशीन पे खड़े होते हैं, तो हमें हमारा वेट पता चलता है ना, और हमें हमारा वेट किस में पता चलता है? किलो में. तो ये किलो हो गया, ग्राम्स हो गया, दर्जन हो गया, ये सब क्या? ये सब बेसिस है ना. ऐसे ही बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, और तब कौन मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. पैसे नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. अब इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारे मसले थे. पहला मसला ये था कि गुड्स को वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट है. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं ना एक फार्मर हूँ. आई एम नॉट अ फार्मर, मैं एक बंदा हूं जो पहाड़ पे बकरियां चलाता है. सही है. और मेरे पास कुछ शीप्स हैं और मेरे पास कुछ गोट्स हैं. मेरे पास कुछ दुम्बे कुछ बकरे हैं. आई हैव सम शीप्स एंड सम गोट्स. मेरे पास कुछ शीप्स हैं कुछ गोट्स हैं. कुछ बहुत तगड़े और कुछ बिल्कुल पतले से हैं. जो नहीं, हम लोग बकरा लेने जाते हैं तो एक मोटा बकरा होता है फुल हेल्दी सा, और एक टेडी बकरा होता है. तो अब देखो, आज की दुनिया में तो पैसा है ना, मनी है ना, तो हम पैसों के थ्रू बता सकते हैं कि पतले वाले बकरा सस्ता होगा और मोटा वाला बकरा महंगा होगा. लेकिन मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बार्टर सिस्टम की. और जब दुनिया में बार्टर सिस्टम था, तब तो पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो इसका मतलब है, मोटा बकरा हो या पतला बकरा हो, दोनों एक बराबर हैं. दोनों को बकरा ट्रीट करा जाता था. ये नहीं ट्रीट करा जाता था कि ये महंगा बकरा है ये सस्ता बकरा है, क्योंकि पहले तो पैसों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो पहले चीजों को वैल्यू करना बहुत मुश्किल काम था. क्या बोला मैंने आपको? सर, पहले दुनिया के अंदर पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पहले चीजों को वैल्यू करना बहुत मुश्किल काम था. क्या था भाई? सर, चीजों को वैल्यू करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पहले दुनिया के अंदर पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो बार्टर सिस्टम में पहला मसला क्या है कि इट वाज डिफिकल्ट टू वैल्यू गुड्स.
गुड्स को वैल्यू करना बहुत मुश्किल काम था। अब दूसरा मसला सुनना। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड द पर्सन हु वांटेड द सेम एक्सचेंज। हमें ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो। मिसाल है, मेरे पास राइस है एंड द अदर पर्सन हैज अदर अदर पर्सन है शुगर। बेटा मेरे पास राइस है, दूसरे बंदे के पास शुगर है। अब मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो राइस के बदले में शुगर एक्सेप्ट करे और जो शुगर के बदले में राइस एक्सेप्ट करे। मतलब मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको शुगर की जरूरत हो, और शुगर वाले को एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस की जरूरत हो। मतलब इन शॉर्ट मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो राइस के बदले में शुगर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, और उसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो शुगर के बदले में राइस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। समझ आई मेरी बात? तो इसका मतलब है हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो, और इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी आवाम में ऐसा बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। तो बार्टर सिस्टम में दो मसले थे। पहला मसला था कि गुड्स को वैल्यू करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा मसला यह था कि हमें ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो। मतलब वो बंदा, मेरे पास लेट सपोज ये मोबाइल है और आपके पास ये पेंसिल है। मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मोबाइल के बदले में पेंसिल एक्सेप्ट कर ले, और जो पेंसिल के बदले में मोबाइल एक्सेप्ट कर ले। मतलब ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो। आप लोग मुझे बताएं, क्या ऐसा बंदा ढूंढना आसान होगा या मुश्किल होगा? जवाब दो भाई, क्या ऐसा बंदा ढूंढना आसान होगा या मुश्किल होगा? सर ऐसा बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। अब तीसरा मसला सुनना। तीसरा मसला सुनना। बार्टर सिस्टम के अंदर आपकी जो वेल्थ है ना वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर हुई हुई है। तीसरा मसला सुनना। बार्टर सिस्टम के अंदर जो आपकी वेल्थ है ना वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर हुई हुई है। मिसाल है, मिसाल है, मैं ना, मैं एक हूं बकरी वाला। बल्कि एक काम करते हैं, किसी को एग्जाम्पल में डालते हैं ना। अहमद जो है वो एक बकरी वाला है जो पहाड़ों में रहता है, नारायण कागान के भी ऊपर झील सैफुल मुलुक के पास रहता है अहमद। और अहमद है ना बकरियां चलाता है। अब अहमद की जो भी वेल्थ है वो इन बकरियों के अंदर है। मतलब बकरियां ही अहमद की कायदे आजम है। अल्लाह ना करे अहमद की बकरियां पहाड़ से उतरते उतरते सीधा झील में गिर जाए, तो अहमद की वेल्थ लूज हो गई। अहमद की वेल्थ क्या हो गई? अहमद की वेल्थ लूज हो गई। क्यों? क्योंकि अहमद की जितनी भी वेल्थ थी वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर हुई हुई थी। लेकिन अगर अहमद की वेल्थ बकरियों की फॉर्म में नहीं, पैसों की फॉर्म में स्टोर हुई हुई होती, तो क्या इसकी वेल्थ के लूज होने के चांस होते? हाँ या ना? क्या इसकी वेल्थ के लूज होने के चांस होते? हाँ या ना? नहीं होते ना भाई। तो बार्टर सिस्टम में एक और मसला क्या है कि आपकी जो वेल्थ है, आपका जो पैसा है वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर है, और गुड्स के एक्सपायर होने के चांस है। आपको दो रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। थोड़े टाइम पहले कराची के अंदर एक डिजीज आई थी जानवरों के अंदर जिसका नाम था लंपी डिजीज। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट? आपको याद है? जानवरों के ऊपर एक डिजीज आई थी लंपी डिजीज, और उसकी वजह से बहुत सारे जानवर मर गए थे। तो इसका मतलब है जिन जिन लोगों की वेल्थ एनिमल की फॉर्म में स्टोर है उन सब की वेल्थ के लूज होने के चांस थे। अब आओ फार्मर के ऊपर। अभी आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कितना फ्लड आया ना। तो जितने भी फार्मर थे उनकी वेल्थ जो है वो गुड्स में स्टोर हुई हुई थी ना। किसी के पास मैंगो थे, किसी के पास ऑरेंज थे, किसी के पास फ्रूट थे, किसी के पास वेजिटेबल थे, और इन सब की वेल्थ गुड्स की फॉर्म में स्टोर थी। तो इनकी वेल्थ लूज हो गई। अगर इनके पैसे ऑरेंजेस, फ्रूट और वेजिटेबल के अलावा इनकी जो वेल्थ है वो पैसों की फॉर्म में होती, तो क्या इनका नुकसान होता? समंदरी तूफान भी आ जाता तो भी नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है बार्टर सिस्टम में एक और मसला ये है कि आपकी जो वेल्थ है वो किस फॉर्म में स्टोर हुई हुई? वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर हुई हुई है, और वेल्थ के लूज होने के चांस है। तो बेटा तीन मसले हो गए। पहला मसला, गुड्स को वैल्यू करना डिफिकल्ट है। दूसरा मसला, सेम एक्सचेंज वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो। तीसरा मसला, अगर आपकी वेल्थ गुड्स की फॉर्म में स्टोर है तो गुड्स को कैरी करना, गुड्स वेल्थ के लूज होने के चांस है। तीसरा मसला सुनना, बार्टर सिस्टम में एक और मसला है और उस मसले का नाम है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है
नॉट इजी टू कैरी। क्या मतलब है भाई? पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि कैरी करना आसान नहीं है। अब गौर से सुनना। अहमद जो है वो एक बकरी वाला था, और अहमद अमीर तरीन बकरी वाला था। अहमद के पास थी 100 गोट्स, 200 शीप्स। जब अहमद निकलता था तो नारायण कागान का पूरा रोड ब्लॉक हो जाता था भाई, पूरी फौज थी इसके पास, पूरी फौज थी। अब अहमद जो है ना, अहमद है ना, हर साल अपनी फौज को लेके कराची आता था मंडी में जानवर बेचने के लिए। तो अहमद इन 300 एनिमल्स को, इन 300 जानवर को लेके आता है, तो 300 जानवर को नारायण से यहां लेके आना आसान काम है, मुश्किल काम है? बोलो भाई, आसान काम है मुश्किल काम है? मुश्किल काम है ना, बहुत ख्वारी है ना। इसका मतलब है पोर्टेबिलिटी का मसला है, इजी टू कैरी नहीं है। लेकिन अगर अहमद के पास इन 300 एनिमल की इक्विवेलेंट पैसा पड़ा होता, तो पैसों को लेके घूमना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज लोगों के अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं। बस एक बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट की मार है। एक बैंक अकाउंट का यूं ऐप खोलो, उसके अंदर फिगर दिखा रहा होता है इतने पैसे पड़े हुए हैं। और इतने पैसे हम सिर्फ अपने अकाउंट में लेके घूम रहे होते हैं। हम जानवर खरीदने के लिए जाते हैं, हम लोग 5-5 हजार के बंडल क्या कहते हैं, एंकल सॉक्स में लगा लेते हैं अपने। तो पैसों को कैरी करना आसान है, गुड्स को कैरी करना मुश्किल है। तभी बार्टर सिस्टम में एक मसला था, किसका? पोर्टेबिलिटी का। तो भाई बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गुड के बदले गुड एक्सचेंज होते थे। और बार्टर सिस्टम में चार मसले थे। पहला मसला यह था कि गुड्स को वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट काम था। दूसरा मसला क्या था बार्टर सिस्टम का? कि हमें यार एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो। तीसरा मसला बार्टर सिस्टम में यह था कि जो आपकी वेल्थ है वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर हुई हुई हो, तो वेल्थ के लूज होने के चांस है। फिर बार्टर सिस्टम में एक और मसला था पोर्टेबिलिटी का, कि गुड्स को कैरी करना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी टू कैरी। बार्टर सिस्टम में एक और मसला है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का। क्या बोला मैंने आपको? बार्टर सिस्टम में एक और मसला ये है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? कि ऐसा दोनों दोनों दो जो दो लोग होंगे ना, जो दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे होंगे, जो दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे होंगे, उन दोनों की बॉन्ड सेम होनी चाहिए। जैसे मिसाल है भाई, मेरे पास वाटर बॉटल है, सामने वाले के, मेरे पास पानी है, सामने वाले के पास माइलो है। तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो पानी के बदले माइलो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, और जो माइलो के बदले में पानी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो। इसका मतलब है मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उस वक्त एक ही वांट कर रहे होंगे, उनकी वांट्स आपस आपस में कोइंसिडेंस मार रही होगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ओके। तो भाई बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। बार्टर सिस्टम एक बहुत ही बेकार, घटिया तरीन, थर्ड क्लास सिस्टम था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे। पहला मसला ये था कि गुड्स को वैल्यू करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई बेसिस फॉर वैल्यूएशन नहीं थी। दूसरा मसला ये था कि हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा कोई जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो। इस कॉन्सेप्ट को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। सेकंड एंड फिफ्थ वाला पॉइंट इज सेम, इब्राहिम वाजिद, बिल्कुल। बार्टर सिस्टम में एक और मसला ये था कि आपकी जो वेल्थ है वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर हुई है, तो वेल्थ के लूज होने के चांस है। बार्टर सिस्टम में एक और मसला था पोर्टेबिलिटी का, कि गुड्स को कैरी करना आसान नहीं है। ठीक है। इन सारे के सारे इन सारे के सारे मसलों को हल करा किसने? इन सारे के सारे मसलों को हल करा किसने? पैसे ने। पैसा बोले तो कौन? कायद बापू, महात्मा गांधी। इन सारे मसलों को हल करा किसने? कायदे आजम ने, पैसे ने, महात्मा गांधी ने। इन सारे के सारे मसलों को हल करा मनी भाई ने। आज दुनिया पैसों के पीछे घूमती है, ऐसा ही है भाई। आओ अब देखते हैं पैसे ने। अब देखो, दो चीजों के दरमियान आज फर्क समझ लो। एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शंस। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है पैसे में क्या खूबी है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई शहबाज शरीफ चोर है, ये शहबाज शरीफ की करेक्टरिस्टिक है। शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। शहबाज शरीफ का फंक्शन क्या है? मुल्क को लूटना,
ये इसका रोल है। समझ आई बात? इमरान खान ईमानदार है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सही है? सही कह रहा हूं ना भाई? इमरान खान का फंक्शन क्या है? पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे लेके आना, पाकिस्तान को अमेरिका की टक्कर पे लेके आना। ये क्या है भाई? ये इमरान खान का फंक्शन है, रोल है, इमरान खान ये करना चाहता है। सही कह रहा हूं? इसी तरीके से अब पैसे की कुछ करेक्टरिस्टिक है, कुछ खूबियां हैं। देखो, पैसे की पहली करेक्टरिस्टिक ये है, पैसा ड्यूरेबल है, नॉट पेरिशेबल है, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। आज मैं अपने ड्रॉ के अंदर 1 लाख रुपए रख दूं और मैं 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो ड्रॉ खोलूं, तो ऐसा नहीं होगा कि कायदे आजम या तो नोट से भाग गया, या कायदे आजम के सर पे बाल आ गए, या फिर कायदे आजम यूं मरा हुआ पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। पैसा ड्यूरेबल है, नॉन पेरिशेबल है, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। जो कायद उस दिन मैंने ड्रॉज में डाला था उस दिन था, वो अगले 10 साल बाद भी वैसा ही होगा। ऐसा ही है भाई, कायदे आजम ड्रॉ से नहीं भाग जाएगा। तो मनी नॉन पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। सही है? लेकिन अगर कायदे आजम कराची में रह रहा है तो वो भाग भी सकता है भाई नोट से। तो भाई कायदे आजम की पहली कैरेक्टरिस्टिक, मनी की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मनी ड्यूरेबल है, नॉन पेरिशेबल है, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। सही? दूसरी बात सुनना, पोर्टेबल का मतलब है पैसों को कैरी करना आसान है। आज हम लोग मंडी में जानवर लेने के लिए जाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर फोन की पैसे पड़े हुए होते हैं, हमारे जेब में 50-50 लाख रुपए पड़े हुए होते हैं। आपको पता है 5,000 की, अगर आपके पास 5,000 की 10 नोटें मौजूद हैं तो ये 50,000 बन गए। और अगर आपके पास 5,000 की 1,000 नोटें मौजूद है तो दैट इज इक्वल इनटू 50 लाख रुपीज। तो यार, 1,000 नोटों को कैरी करना कौन सा मुश्किल काम है? तो इसका मतलब है पैसा पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है। लेकिन बार्टर सिस्टम में आपकी जो वेल्थ थी वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर हुई थी, और गुड्स को कैरी करना आसान नहीं है। तो मनी की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट मनी इज पोर्टेबल। मनी इज पोर्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल? पोर्टेबल मीन्स दैट मनी इज इजी टू कैरी, राइट? पैसा एक्सेप्टेबल है। आप चाहे गरीब को दो, फकीर को दो, मिस्कीन को दो, अमीर को दो, जमादार को दो, किसी को भी दो, पैसा हर कोई एक्सेप्ट करेगा। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना भाई, आजकल ये जो गरीब वगैरह है ना, ये भी अमीर हो गए हैं। सिग्नल पे किसी को 10 रुपए दो तो वो यूं लानत दे दिए, बोलती है ले 50 रुपए रख गरीब। ऐसा ही है भाई। पैसा एक्सेप्टेबल तो है भाई, हर कोई एक्सेप्ट करेगा, पैसा हर कोई एक्सेप्ट करेगा। सीधी बात है भाई, आता हुआ पैसा किसको बुरा बुरा लगता है? ऐसा ही है ना भाई? अब सुनना, स्केर्स का क्या मतलब है? स्केर्स का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट, स्केर्स का मतलब क्या है? शॉर्ट। देखो, अच्छी करेंसी वो करेंसी है, अच्छी करेंसी मतलब गुड मनी। अच्छी करेंसी वो करेंसी है जो स्केर्स हो और लिमिटेड हो। मुझे एक बात सोच के जवाब दे दो चैट बॉक्स पे। डॉलर की वैल्यू क्यों ज्यादा है? डॉलर की वैल्यू क्यों ज्यादा है? डॉलर की वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि डॉलर की डिमांड भी ज्यादा है और डॉलर की सप्लाई भी कम है। ऐसा ही है भाई, डॉलर की डिमांड भी ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई भी कम है। एक तो डॉलर हर कोई रखना चाहता है, दूसरा डॉलर छपा हुआ कम है, डॉलर की सप्लाई कम है। इसकी वजह से डॉलर की क्या है मार्केट में? डॉलर की मार्केट में शॉर्टेज है, तभी डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। यस और नो? ऐसा ही है भाई। तो डॉलर गुड मनी क्यों है? बिकॉज इट स्केर्स एंड लिमिटेड। इसका मतलब है हर वो करेंसी जो स्केर्स और लिमिटेड होगी, हर वो करेंसी जो स्केर्स और लिमिटेड होगी, उसकी वैल्यू होगी। पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तानी रुपी की डिमांड कम है और इसकी सप्लाई ज्यादा है। गवर्नमेंट ने धड़ाधड़ नोटें छाप दी हैं। आज तुम अपने गार्ड के पास जाओ, उसको 5,000 की नोटें दो, 5,000 वाली नोटें दो, वो आपको 5,000 रुपये की नोट दे देगा। इसका मतलब है 5,000 रुपये की कोई औकात नहीं है, गरीब के पास भी अमीर के पास भी है। लेकिन आप किसी बड़े कंपनी के मालिक को जाके बोलो, सेठ तुम्हारी जेब में 10 डॉलर पड़े, नहीं होगा उसके पास। क्यों? क्योंकि डॉलर की औकात है, उसकी वैल्यू है। जो चीज़ लिमिटेड होती है ना, उसकी वैल्यू होती है, याद रखना मेरी बात। जो चीज़ जो आसानी से मिल जाए ना, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। सही कह रहा हूँ ना? जो मोहब्बत आसानी से मिल जाए, उसकी कोई औकात नहीं होती। चलूँ आगे? अभी वो हानिया आमिर का लेटेस्ट ड्रामा आ रहा है ना, वो कौन सा मोहब्बत वाला, उसके अंदर वो बोल रही है ना कि तुम्हें मेरे लिए अपनी आदतें बदली करनी पड़ेंगी।
मतलब वो लड़की लिमिटेड है, लिमिटेड, मेरी जिंदगी है तू, लिमिटेड है भाई वो लड़की। चले आगे चले। तो भाई याद रखना, अच्छी करेंसी वो है, अच्छी करेंसी वो है जिसकी जो स्कैर्स हो, जिसकी वैल्यू होगी, वो स्कैर्स और लिमिटेड होगी। जो भी करेंसी सरप्लस में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई औकात नहीं होती, ठीक है। तो रुपये की औकात क्यों नहीं है? क्योंकि रुपये की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, रुपये हर किसी के पास मौजूद है, रुपये की डिमांड भी कम है, कोई पाकिस्तानी रुपये को नहीं रखना चाहता अपने पास। सही है। अगर आप टर्की जैसे किसी कंट्री में चले जाओ और आपके पास अगर पाकिस्तानी रुपये है ना, तो आपको लोग गलत निगाहों से देखते हैं। मतलब लोग समझते हैं कि कोई तुम चोर डकैत आ गए हो। सही है। रुपये की कोई औकात नहीं है। आपको पता है, आप डॉलर किसी भी दुनिया के, अगर आप डॉलर किसी भी दुनिया के मुल्क में लेके चले जाओ, आपको ऐसे पप्पी करके लेंगे आपसे डॉलर। लाओ भाई डॉलर लाओ। डॉलर की ऐसी औकात है। क्यों? क्योंकि डॉलर इज स्केर्स एंड लिमिटेड, ओके। मनी की एक और करेक्टरिस्टिक है, मनी डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब है छोटी छोटी क्वांटिटी में मौजूद है। छोटी छोटी क्वांटिटी का मतलब है इट्स अवेलेबल इन स्मॉलर डिनोमिनेशन। 1 रुपए के सिक्के से लेके 5,000 की नोट तक सब मौजूद है। अभी मैं गिनता हूं, आओ। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 10 रुपए की नोट, 75 की नोट, नई नोट निकाली, 100 की नोट, 500 की नोट, 1,000 की नोट, 5,000 की नोट, हर डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, ताकि हर तरीके की पेमेंट करी जाए। गरीब को देना है तो सिक्का, अमीर को देना है तो 5,000 की नोट, डिविजिबल। सही कह रहा हूँ। रोटी वाले को देने 30 रुपए, 30 रुपए की रोटी है। मेरे घर के पास तो साले लुटेरे बैठे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को क्लास में एक बच्चा बोला, सर मेरे घर के पास 15 की रोटी मिलती है। मैंने बोला उस्ताद फिर तेरे को वो रोटी नहीं चपाती देता होगा। ये देखो 25, 30। मेरे घर के पास 25 की है, 25 की है। अबे मेरे घर के पास 30 की दे रहे हैं यार, लूट रहे हैं 15 की। बेटा कहाँ रह रही हो? 15 की रोटी कहाँ, कहीं वहां तो नहीं ले रही, हैदराबाद वैदराबाद में? 20 की? ओए ये 20 वाला कौन है? 50 की होती है। अबे तू कहाँ रह रहा है भाई? तू रोटी वाले के साथ तो नहीं रह रहा है कि तेरे को 50 की दे रहा है वो? चलो भाई आ जाओ, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि देखो, याद रखना ये फर्जी मूवी नहीं चल रही, हाँ। याद रखना, पैसे की, मनी की कलर, मनी का डिजाइन, मनी का शेप, एक नोट की कलर, उस उसकी डिजाइन, उसका शेप, हर चीज सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क होगा ना, वो होगा सीरियल नंबर में। किस में फर्क होगा? सीरियल नंबर में। क्या बोला मैंने आपको? सर नोट का कलर, डिजाइन और शेप सेम होगा, सिर्फ फर्क किसके अंदर होगा? सीरियल नंबर के अंदर होगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमें चेक करना है कि नोट असली है या नकली है, तो अपन क्या करते हैं, इसको यूं बल्ब के नीचे लगाते हैं, यूं नाखून मार के चेक करते हैं कि कायदे आजम निकल तो नहीं रहा। ऐसा ही है ना भाई? तो मुझे जरा एक बात बताओ, वो टेपें लगी हुई होती है अपने यहाँ पर तो नोट में, सही कह रहा हूँ ना भाई? वैसे आपको ये बात बता दूं, ये पाकिस्तान में इस तरीके का होता है। पाकिस्तान बहुत पीछे चल रहा है दुनिया में। आपको पता है, दुनिया में आपको पता है, दुनिया कैशलेस हो चुकी है। दुनिया कैशलेस हो चुकी है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अगर आपने देखा हो, राना हमजा नाम का एक बंदा है, वो अभी रिसेंटली चाइना और जापान गया था, और उसने व्लॉग डाला है कि माई पाम इज माई पेमेंट। पाम से, वो अपने पाम से पेमेंट कर रहा था। उसने बताया था चाइना इज लिविंग इन 2050। चाइना के अंदर पाम इज योर पेमेंट। आपको पता है, दुबई ने नया रूल निकाला है। दुबई ने बोला है बाय 2026, बाय द एंड ऑफ 2026 योर फेस इज योर पासपोर्ट। दुबई ने क्या रूल निकाला है कि बाय 2026 योर फेस इज योर पासपोर्ट। दुनिया कितनी आगे चले गई है, हम इसी चीज से बाहर नहीं आ रहे। ना दिया नादिर, नोट असली है नकली है, पोयो ऑयल, तीसरे में गुम चौथे में दुम। दुनिया कहां से कहां निकल गई है। ऐसा ही है ना भाई? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है भाई? नोट की कलर, डिजाइन, शेप, हर चीज सेम होगी, सेम होगी। बस सिर्फ फर्क किसके अंदर होगा? सीरियल नंबर के ऊपर होगा, ठीक है। अब याद रखना आप, मनी की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मनी की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
पहला, मनी ड्यूरेबल है, नॉन नॉट पेरिशेबल है, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है। एक्सेप्टेबल का मतलब है अच्छी करेंसी, हर कोई एक्सेप्ट करता है। स्केर्स का मतलब है अगर अच्छा गुड मनी वो मनी है जो स्केर्स होगा और लिमिटेड होगा, वरना वो अपनी वैल्यू लूज कर देगा अगर वो सरप्लस में होगा तो। डिविजिबल का मतलब है छोटी छोटी क्वांटिटी में मौजूद है, ताकि हर तरीके की पेमेंट हो सके और हर बंदा ट्रांजैक्शन इजीली कर सके। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि हर करें हर हर नोट, एवरी नोट इज सिमिलर, उसका कलर डिजाइन शेप हर चीज सेम है, सिर्फ फर्क होगा किसके अंदर, सीरियल नंबर के अंदर होगा। सही है, तो इधर लिखा हुआ भी है ना, दिस मीन्स ऑल बैंक नोट्स ऑफ सिमिलर डिनोमिनेशन विल लुक वर्चुअली सेम इन टर्म्स ऑफ डिजाइन शेप एंड साइज। हर नोट का डिजाइन शेप और साइज सेम है, सिर्फ जो फर्क है वो सीरियल नंबर के अंदर है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस ऑफ मनी। पैसा क्या रोल अदा करता है, पैसे से क्या क्या हो सकता है, पैसे से क्या क्या हो सकता है, सुन देखते हैं पैसे के क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो, पैसे का पहला फंक्शन ये है कि मनी एक्ट्स एज अ मींस ऑफ ट्रांजैक्शन। पैसा ट्रांजैक्शन की तौर पे यूज होता है। आज से पहले दुनिया के अंदर बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, और बार्टर सिस्टम इतना बेकार सिस्टम था, उसके अंदर बहुत सारे मसले थे। उसके अंदर पहला मसला ये था कि गुड के बदले गुड एक्सचेंज होता था। बार्टर सिस्टम में पहला मसला क्या था कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, ऐसा ही था। लेकिन जब दुनिया में कायदे आजम आया ना, दुनिया में पैसे का कॉन्सेप्ट आया, मनी का कॉन्सेप्ट आया, तो मनी ने लोगों के लिए आसानी कर दी। आप पैसे के थ्रू चीजों को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, आप चीजों को खरीद बेच सकते हो। जैसे मिसाल है, मैं बार्टर सिस्टम के जमाने में अगर जी रहा होता और मुझे लेट सपोज मुझे मुझे ये फोन चाहिए, मुझे ये फोन चाहिए, तो मैं क्या करता, फोन के बदले में मैं कोई और चीज एक्सचेंज करता, तो मुझे बदले में फोन मिलता। लेकिन मैं उस जमाने में जी रहा हूँ जिस जमाने में मनी एग्जिस्ट करता है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं पैसे दूंगा, बदले में मुझे फोन मिल जाएगा। तो भाई पैसे ने जिंदगी बहुत आसान कर दी ना। उधर तो साला मुझे एक वो बंदा ढूंढना पड़ता जो सेम एक्सचेंज के लिए रेडी हो, उसके पास वो चीज़ है नहीं है। फिर और फड्डे मसले मसाइल कि कोई गुड एक्सपायर हो गया है नहीं हो गया। लेकिन आज दुनिया में बहुत आसानी है, आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए, आपको बदले में आपकी मनपसंद चीज़ मिल गई, अपनी मर्जी के कलर की, अपनी मर्जी के डिज़ाइन की, अपनी मर्जी की शेप की। पहले कलर डिज़ाइन शेप कुछ भी नहीं था भाई, ये चीज़ पकड़ो चीज़ लो, खत्म हो गई कहानी। कोई रिटर्न कोई रिफंड कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं थी। तो मनी का पहला फंक्शन ये है कि मनी ने मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन के तौर पे हेल्प आउट करा लोगों को। अब मनी का दूसरा फंक्शन सुनना, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का क्या मतलब है, आपको याद है बार्टर सिस्टम में एक मसला था। वो मसला क्या था, वो मसला ये था कि आप गुड्स को वैल्यू नहीं कर पाते थे ना। पहले एक मोटा जानवर और एक पतला सा जानवर दोनों एक बराबर थे। ऐसा ही था, पहले एक मोटा जानवर और एक पतला जानवर दोनों एक बराबर थे। क्योंकि पहले पैसा था ही नहीं दुनिया में, तो कोई वैल्यू करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। आज दुनिया में पैसा आया, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मोटा जानवर महंगा है, पतला जानवर सस्ता है। 16 Pro Max 5 लाख का है, 15 Pro Max 4 लाख का है, 13 Pro Max 12 लाख का है। लेकिन अगर मैं बार्टर सिस्टम के जमाने में होता तो अव्वल तो फोन ही नहीं होता, लेकिन अगर फोन होता तो 12 11 13 14 15 16 सब एक बराबर होते हैं। कोई ये नहीं बोला जाता कि ये महंगा ये सस्ता है, क्योंकि उस टाइम पे पैसा था ही नहीं। आप चीजों को वैल्यू ही नहीं करते थे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं वैल्यूएशन का। समझ आई मेरी बात। तो जब दुनिया में पैसा आया, तो पैसे की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने चीजों को वैल्यू वैल्यू करना शुरू करा और उनकी असल वैल्यू के हिसाब से पैसे देना शुरू करे। ठीक है, समझ आया। तीसरा फंक्शन क्या है कि भाई आप पैसों के अंदर अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हो। याद है आपको बार्टर सिस्टम में क्या मसला था कि इंसान की वेल्थ जो है ना वो गुड्स की फॉर्म में स्टोर थी, और गुड्स की एक्सपायर होने के चांस थे, तो आपकी वेल्थ लूज हो जाती। लेकिन अगर आज आपकी वेल्थ पैसों की फॉर्म में स्टोर है, तो आपकी वेल्थ सिक्योर है, आपकी वेल्थ के लूज होने के चांस नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो, ये डेफर का मतलब होता है डिले। सर डेफर का मतलब क्या है, डेफर का मतलब है डिले। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, गुड के बदले गुड एक्सचेंज होते थे। जब दुनिया में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके साथ साथ पेमेंट को डिले डिले बोले तो डेफर करने का कॉन्सेप्ट भी आ गया।
अब दुनिया के अंदर डिले यानी कि डेफर करने का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अब पेमेंट को डिले बोले तो डेफर करने का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया, इसका जवाब देना। अब पैसों को डिले यानी कि डेफर करने का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया? क्योंकि देखो पैसों, अगर एक बंदा पेमेंट बाद में दे रहा है ना, तो फिर वो चीज को महंगी करके बेच रहा है। जैसे मिसाल है भाई, मैंने बोला कि यार एक काम करो, अगर आज मुझसे फोन लिया कैश पैसों पे, तो 1 लाख रुपए की ये पेंसिल है, मैंने बोला अगर आज पेंसिल ली अभी पैसे देकर, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में मिलेगी। अगर इसकी पेमेंट 2 महीने बाद दी तो 1,10,000 रुपए की मिलेगी। तो मैंने क्या कमाया इसके ऊपर? इंटरेस्ट कमाया। सही कह रहा हूँ? तो भाई पैसे ने बहुत आसानी करी, वरना अगर मैं बार्टर सिस्टम के ज़माने में होता तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता जो जिसके साथ मैं गुड को एक्सचेंज करूँ, वरना तो मेरी ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होती ना। तो जब दुनिया में पैसा आया तो पेमेंट डिले करने का कॉन्सेप्ट आया, तो मैं आज चीज़ लेके उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ और पैसे थोड़े टाइम बाद दे सकता हूँ। तो भाईजान मनी के 4 फंक्शंस थे। मनी का पहला फंक्शन क्या था कि भाई पैसा इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर वन। मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर टू, यूनिट्स ऑफ मेजर, पैसों के थ्रू यू कैन वैल्यू गुड्स। नंबर थ्री, स्टोरेज ऑफ वेल्थ। यू कैन स्टोर योर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी एंड मनी कैन नॉट बी एक्सपायर्ड, मनी कभी भी एक्सपायर नहीं होता। पैसों के थ्रू आप पेमेंट को डिले डिले यानी कि डेफर कर सकते हो, राइट? सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ मनी। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ बैंक्स। देखो हमारे कोर्स में दो बैंक्स हैं। In our course, there are two banks. One is commercial bank and the other is central bank. हमारे कोर्स में दो बैंक्स हैं, एक कमर्शियल बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है। बेटा वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, जिस जिसके पास मेरे फिजिकल नोट्स मौजूद हैं उनको तो ये चैप्टर लिखना भी नहीं पड़ेगा, उनकी ख्वारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनके पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ भेज दूंगा, या तो फोटो कॉपी करवा ले या तो फिर वो लिख ले, जैसा उसको सही लगे, एज यू गाइस थिंक इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है? जिस जिसको मिल गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकियों को भी मैं दे दूंगा इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर अंदर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, दो तरीके की बैंक है, एक होती है कमर्शियल बैंक, एक होती है सेंट्रल बैंक। देखो याद रखना, जो गली गली में बैंक मौजूद है ना, जो गली गली में बैंक मौजूद है उसको कहते हैं स्ट्रीट बैंक्स। और वो किसके साथ डील करती हैं? कस्टमर्स के साथ। जैसे मीज़ान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, ये सारी की सारी हाई स्ट्रीट बैंक्स है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। ये किसके साथ डील करते हैं? ये बैंक्स कस्टमर के साथ डील करती हैं। और इस बैंक में क्या होता है आप मुझे बताओ? यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, पे ऑर्डर देते हैं सीआई का, लॉकर प्रोवाइड करती हैं, कार फाइनेंसिंग करती है, हाउस फाइनेंसिंग करती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें इशू करती हैं। यही यही सारा काम होता है ना इन बैंक्स के अंदर। बिल्कुल सर, यही सारा काम होता है। तो सर कमर्शियल बैंक को हाई स्ट्रीट बैंक कहते हैं। इनका काम होता है कस्टमर के साथ डील करना। इनका काम होता है यूटिलिटी बिल पे करना। इनका काम होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू करना, लॉकर देना, लोगों के पैसों को सिक्योरिटी देना। इनका काम और क्या होता है? इनका काम होता है करंट सेविंग अकाउंट के अंदर पैसों को रखना। उसके अलावा ये यूटिलिटी बिल्स एक्सेप्ट करते हैं, पे ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं कस्टमर को, बहुत सारे काम करते हैं। जो नॉर्मल काम बैंक के अंदर होते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक के रोल्स हैं। तो आओ देखते हैं। कमर्शियल बैंक आर हाई स्ट्रीट बैंक, दे डील विद कस्टमर। ओके, they act as a communication bridge between central and commercial bank, ठीक है, and perform several roles. Taking deposit from customer, keeping their funds. Deposits taken from customers are divided into three heads: current, saving and deposit. सही है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अनदर रूल ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन टू कस्टमर, विच इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड इशू करना, लोन्स देना, ओवरड्राफ्ट देना। आपने एसएफपी के अंदर पढ़ा है? कभी कभार आपके करंट लाइबिलिटी के अंदर एक चीज आती है जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितनों को पता है इस बारे में? इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने अब तक कर ली होगी, उसके अंदर कभी कभार करंट लाइबिलिटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोग डालते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला गया। इसकी अच्छी एग्जांपल क्या है? आज मैं हाइपर स्टार या मुझे एक एलसीडी पसंद आ गई। वो एलसीडी 1 लाख रुपए की थी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ था, एलसीडी 1 लाख रुपए की थी, मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 70,000 थे। ये मेरे अकाउंट का बैलेंस था और ये उसकी प्राइस थी एलसीडी की। और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक ने मुझे अलाउ करा हुआ है कि मैं उनके पैसे यूज कर सकता हूं। मैंने ठक कार्ड लगाया, एलसीडी खरीद ली। तो अब मेरी बैंक कितने के नेगेटिव में शो होगी? -30,000।
मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे बोरो कर लो। तो ये एक और फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है, लॉकर प्रोवाइड करता है। लॉकर प्रोवाइड करता है, यस यस नो प्रॉब्लम। कमर्शियल बैंक लॉकर प्रोवाइड करता है लोगों को। लॉकर प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, मेमन जो है ना साले मेमन, मैं तो मेमन हूँ, लेकिन मैं मेमनों के से बात कर रहा हूँ जो क्लास के अंदर है इनके। ये मेमन लोगों ने क्या कहते हैं, अपना सोना, अपना गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब बैंकों के अंदर, अपनी घर की दीवारों के अंदर डाले पड़े हुए हैं। इतना माल भरा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं इन लोगों ने। पैसा ही पैसा है। हाई गुर्बत वाला सीन ही नहीं है। अच्छा भाई, एक और फंक्शन क्या है, एक और फंक्शन क्या है कि भाई बैंक्स जो है ना, बैंक्स जो है वो पे ऑर्डर एक्सेप्ट करती हैं, कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट भी दे देती है। एक और तरीका क्या है कि वो क्रेडिट क्रिएशन करती है, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती है। ये सारे के सारे फंक्शन कमर्शियल बैंक है। अब मैं आता हूं सेंट्रल बैंक की तरफ। देखो सेंट्रल बैंक क्या है। सर सेंट्रल बैंक वो मॉनेटरी अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंक वो मॉनेटरी मॉनेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है कि वो कंट्री की मनी सप्लाई को और पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। सर सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो कंट्री के पूरे मनी सप्लाई को और कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे ये जो बहुत सारी बैंक है ना, मीजान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, इन सारी बैंक्स को, ये पूरा एक बैंकिंग सिस्टम है। कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, पेमेंट्स हो रही हैं, क्या कहते हैं, लोन्स की जो पाकिस्तान ने लिए हुए आईएमएफ से, अमेरिका से, ये पूरा बैंकिंग सिस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, ये सारे के सारा कौन कंट्रोल करती है, सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक है ना, इन बैंक्स की हेड है, हेड। और हमारे मुल्क में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है एसबीपी। एसबीपी बोले तो एक बच्चे ने लिख दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दो ब्रांच है, एक आईआर चंडीगढ़ रोड पे कराची में मौजूद है और एक इस्लामाबाद में मौजूद है। दो ब्रांच है। और आपने देखा होगा कि आपको अक्सर रोड पर एक ग्रे कलर की गाड़ी दिखती है, अंडर आर्मर जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है। वो गाड़ी रोज 5 बजे के बाद बैंकों से पैसा कलेक्ट करके रोज स्टेट बैंक में पहुंचाती है। सही है, आपने देखा भी होगा अभी जब बारिश वारिश कराची में ज्यादा हुई थी तो एक मीम चल रही थी जिसके अंदर वो तीसमार खान का गाना लगा हुआ था और वो बैंक से गार्ड पैसों की बड़ी बड़ी बोरियां लेके जा रहे थे। देखी थी वो मीम, देखी थी। तो वो जो ग्रे कलर की वैन थी ना, ग्रे कलर की वैन, वो बैंक से, नॉर्मल बैंक से पैसा लेके रोज स्टेट बैंक में जाके जमा कराती है। सही है, क्योंकि स्टेट बैंक पूरा बैंकिंग सिस्टम और पूरी पैसों की मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक है ना, कस्टमर के साथ डील नहीं करता। सेंट्रल बैंक बैंक्स के साथ डील करता है। और बैंक्स किसके साथ डील करती है, कस्टमर के साथ। मतलब एक पूरी चेन चली है, ट्री चल रहा है। सेंट्रल बैंक डील्स विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक डील्स विद कस्टमर। इसका मतलब है कि अगर कस्टमर को कोई पैगाम सेंट्रल बैंक को पहुंचाना है तो फिर उसको, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता। वो क्या बोले स्टेट बैंक के चेयरमैन को, ओए बात सुन, तेरी नोटें आजकल सही नहीं आ रही, कलर थोड़ा लाइट आ रहा है। वो बोलेगा अबे चल निकल इधर से, तेरे को किसने घुसाया, गार्ड खोलेगा उठा के बाहर फेंक इसको। बोलेगा तुम जिस बैंक में तुम्हारी अकाउंट है उस बैंक वाले से राब्ता करो, उसको जाकर बोलो, वो मेरे पास आएगा, तुम कहाँ से आ गए। समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप यूं समझो, ये जो सेंट्रल बैंक है ना, ये मम्मी पापा है, ये मम्मी पापा है। और ये जो कमर्शियल बैंक है ना, ये इसका सन है। और ये जो कस्टमर्स है ना, ये इसके होने वाले बच्चे हैं। सही है। आप यूं समझो, सेंट्रल बैंक इज द हेड ऑफ ऑल बैंक्स, मम्मी पापा ऑफ ऑल बैंक। और इस सेंट्रल बैंक के छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, मीजान बैंक, यूबीएल, एचबीएल, ये सारे इसके किडोज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इस सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, नोटें छापना, करेंसी पब्लिश करना, ये किसका काम है, ये सेंट्रल बैंक का काम है। दूसरी बैंकों के ऊपर नजर रखना, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। क्या कहते हैं, कंट्री के कैश रिजर्व्स को मैनेज करना, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। डेट की पेमेंट करना, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। मुल्क में क्या इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट बोले तो मुल्क में क्या मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ये भी सेट करना किसका काम है, ये भी सेट करना सेंट्रल बैंक का काम है। तो सर सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस है। पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि इंटरेस्ट रेट सेट करता है। दूसरा फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। ऐसा ही है, ये सारा का सारा काम
सेंट्रल बैंक का, आईएमएफ को लोन की रीपेमेंट्स करना, लोन अप्रूव कराना, ये सारा का सारा काम सेंट्रल बैंक का है। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में व्हाट इज बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक कवर कर लिया। इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल बी डूइंग इज हाउस होल्ड्स, बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर पे अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो वो आ सकता है डिफाइन सेंट्रल बैंक, डिफाइन कमर्शियल बैंक, डिफाइन बार्टर सिस्टम। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है तो कह सकता है एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ मनी और एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है तो ये कह सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, दोनों के डिफरेंस बताने होंगे। अगर 6 मार्क का सवाल आ सकता है तो ये आ सकता है कि आप है ना क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक के 3 रोल्स बता दो, 3 फंक्शंस बता दो। दैट्स इट, उसके अलावा नहीं आ सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभार वो एमसीक्यू में पूछ लेता है और बच्चे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन को मिक्सअप कर देते हैं। दिस चैप्टर हैज नथिंग, कोई डायग्राम कुछ भी नहीं है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। यू नीड टू लर्न इट। ये चैप्टर ओवर है, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, यू कैन कॉपी इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सेकेंडली हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसका नाम है हाउस होल्ड्स। ओके, थैंक यू।